हाथरस में जो 14 सितंबर 2020 को हुआ वह एक जघन्य कांड था। एक दलित लड़की के साथ कई लड़कों ने गैंग रेप किया, उसे मार डालने की कोशिश की, उसकी रीढ़ तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई। हाथरस के इस विभत्स कांड की जो एक मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक रही है वो है उच्च जाति के आरोपियों का और राज्य की जो एजेंसी है उनकी मिलीभगत। हाथरस की घटना जातिगत वर्चस्व की लड़ाई भी है। भारतीय समाज में जातियों के एकाधिकार, ऊंच नीच की भावना सदियों से चली आ रही है। क्योंकि दलित परिवार जब उच्च जातियों के एकाधिकार को तोड़ता है तो अपनी जाति के गुरूर के कारण उच्च जातियां उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। ये रियलिटी है कि उस गांव में 4-5 सिर्फ गांव हैं दलित घर हैं दलितों के, और वो काफ़ी डर में है इस वक्त, क्योंकि जिस दिन सिक्योरिटी उठेगी वहाँ से उसके बाद कोई भरोसा नहीं है कि उन पे हमला होगा या गांव के अंदर क्या होगा उनके साथ। जो हाथरस में लड़की के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ और जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने उस लड़की के मामले में कार्रवाई की, वह अपने आप में बताता है कि हम लोगों को चेत जाना चाहिए कि हम एक सभ्य समाज में नहीं रह रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 14 सितंबर को ही रात को लड़की के साथ जो है बलात्कार होता है और उसके जब भाई और दूसरे लोग उसको पुलिस थाने ले आते हैं तो पुलिस लड़की की हालत देखकर उसे जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात शुरू होती है। लेकिन पहले दिन से ही पुलिस ने इस मामले में जो रुख बनाया वह मामले पे लीपापोती का ज़्यादा था। 21 तारीख को जब लड़की की हालत बड़ी नाजुक हो गई और डॉक्टर को लिखना पड़ा कि लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन के लिए पुलिस को बुलाया जाना चाहिए और डाइंग डिक्लेरेशन लिखा जाना चाहिए, तब लड़की ने अपने मुंह से खुद बताया कि उसके साथ 4 दबंगों ने रेप किया और उसने उन चारों के नाम बताए और उनकी पहचान की। उसके बाद जो है उस लड़की की चूँकि रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उसकी दोनों टांगें टूट गई थी, उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, तो उसे डॉक्टरों ने कहा कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ले जाया जाए। लेकिन यूपी पुलिस उसे जानबूझकर जो है सफदरजंग अस्पताल ले गई और जब 29 तारीख को उसकी मौत हो गई तो उसके बाद जो पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसे नहीं की। पुलिस ने पता नहीं क्यों और किसके इशारे पर रात में ही लाश को जलाने का तय किया। घर वालों पर दबाव डाला गया, उनको धमकियां दी गईं, यहाँ तक कि घर के कुछ परिजनों को मारा पीटा भी गया कि वे रात में ही शव को दहन करने के लिए तैयार हो जाएं। जब वे नहीं हुए और डर के मारे घर पर बंद हो गए, इसके बावजूद पुलिस ने पूरा ड्रामा करके कि परिजनों की सहमत थी उसको पेट्रोल जला दिया और उसके बाद गांव में कर्फ्यू सा लगा दिया, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई वहां कवरेज नहीं करेगा। पुलिस के हजारों जवान वहां तैनात कर दिए गए जैसे कोई आतंकवादी घटना हुई हो। जाहिर है इसमें डीएम ने जिम्मेदारी ली है कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था और कानून व्यवस्था बिगड़ती। कानून व्यवस्था आखिर किस कदर बिगड़ती है? एक गरीब परिवार की लड़की मरी, उसके साथ भारी अन्याय हुआ और इस अन्याय पर बेशर्मी से पर्दा डालने के लिए ये कुकृत्य किया गया। जाहिर है जो तथ्य बता रहे हैं कि ये फैसला डीएम का नहीं होगा, इसके ऊपर होगा और ये शासन के स्तर पर लिया हो गया। जब मैं वहां पहुंची, गांव में जबरदस्त आतंक वाली शांति थी, कोई बात करने को तैयार नहीं। जैसे ही आप कैमरा बंद करें, लोग अपनी अपनी कहानियां बताने लग जाते थे। लोग बताने लगते थे कि किस तरह से ये परिवार ही इस बच्ची की हत्या का दोषी है और परिवार उसे निश्चित तौर पे सलाम करने की ज़रूरत है कि इतने दबाव, इतने लांछनों के बावजूद वह पूरी की पूरी रीढ़ को सीधा करके खड़ा हुआ है। चाहे वह उसके भाई हो, माता पिता हो और भाभी,
ख़ास तौर से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी उस भाभी का जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, और वह सरेआम पूछती है कि मैं की बेटी हूँ और मैं ठाकुरों के किसी दबाव के आगे नहीं टिकूंगी, क्योंकि मैं देश की बेटी के लिए लड़ाई कर रही हूँ। वह बताती है कि किस तरह से साजिशें हो रही हैं। वह बहुत बुनियादी सवाल पूछती हैं। वह पूछती हैं कि जब 14 सितंबर से 29-30 सितंबर तक लड़की संघर्ष कर रही थी जिंदा रहने के लिए, तो क्यों नहीं इस पर गांव का एक भी व्यक्ति उनका हालचाल लेने पहुंचा। जब आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा था सामूहिक बलात्कार की धारा लगा के, तब ये ठाकुर क्यों नहीं बोलने आए? वे क्यों इंतज़ार कर रहे थे? किसके इशारे पर इंतज़ार कर रहे थे कि वह लड़की ख़त्म हो और उसके बाद ये सारा का सारा प्रपंच रचा जाए? ये जो है सरकार जो है एक तरह से मानती है कि हम जो है जिस चीज़ को करना चाहें वो कर सकते हैं। यूपी के एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। ये बार बार क्यों बात आती है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ? अल्टीमेटली लड़की मर गई, और लड़की मरने के बाद जो है वो अगर ये कहते हैं रेप नहीं हुआ, तो पुलिस आखिर इसमें छुपाना क्या चाहती है? सजा तो उन लड़कों को मिलनी है, लेकिन मौत की सजा देने के लिए रेप के कानून में जब मार्च 2013 में ये व्यवस्था की गई कि अगर रेप के गैंग रेप होता है और लड़की की मौत हो जाती है तो सारे अभियुक्तों को जो है फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन अगर हम ये कह दें कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ और लड़की की डेथ हो गई, तो लड़की के मरने के बाद ये जरूरी है कि एक चश्मदीद गवाह मौके पर जरूर होना चाहिए जो चारों मुजरिमों को आइडेंटिफाई करे। अगर हम कह दें लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, तो इन लड़कों को आइडेंटिफाई करने वाली और लड़की थी वो मर गई, तो ऐसी हालत में उनको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब ये पहुँचे हैं पुलिस स्टेशन लेके ना, और पुलिस स्टेशन में एक वो चबूतरे पे लेटी हुई है वो बच्ची, और उसका वीडियो लिया है। उस वीडियो में उससे ये पूछते हैं कि गला, पहले तो पूछा है कि किसने दबाया है क्या, वो बताती है, फिर कहते क्यों गला दबाया, तो वो कह रही है और साफ सुनाई दे रहा है कि मैं ज़बरदस्ती करने से उनको रोक रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा गला दबाया। अब चाहे रूरल इंडिया हो या अर्बन इंडिया में भी जो लड़कियां उस तरह खुल के सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं कर सकती, वो अगर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या रेप हुआ है तो वो यही कहती हैं, गंदा काम किया या ज़बरदस्ती की। वो लड़की आपको तभी 9:30 बजे हुआ है, फ़ौरन वो उसको लेके आए हैं, जो भी टाइम उस वक्त हुआ होगा, वो आपको पहले वीडियो में कह रही है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे वो, और मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने मेरा गला दबाया। तो उस टाइम एफआईआर जो उन्होंने लॉन्च की है उसमें कहीं भी सेक्सुअल असॉल्ट का नाम तक नहीं है। निर्भया कांड के बाद जब नए संशोधन किए गए तो मार्च 2013 में अब रेप की परिभाषा बदल दी गई है। उसे एक यौन हमला माना गया है, सेक्सुअल असॉल्ट कहा गया है, और उसमें ये साफ कहा गया है कि अगर लड़की के यौनांग को कोई व्यक्ति उसकी इच्छा और उसकी मर्जी के बिना छूता है, चाहे वो अपने हाथ से छुए, शरीर के किसी अंग से छुए, या दूसरे किसी माध्यम से, मान लीजिए पेन से, कंघे से या किसी और चीज़ से छूता है, तो भी उसे जो है यौन हमला माना जाएगा। और इस मामले में लड़की ने जब अपने डाइंग डिक्लेरेशन में सारे लोगों की पहचान करी है और उनके नाम बताए हैं और ये कहा है कि ये लोग मौजूद थे, इन्होंने मुझ पर हमला किया, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, मेरे जो है टांगें तोड़ दी, और इन सब बातों को भी जो है अगर हम सिलसिलेवार देखें तो ये अपने आप में एक असॉल्ट है और यौन असॉल्ट है। और इसके लिए अगर पुलिस ये कहती है कि हमें जो है लड़की का जो है स्वैब नहीं मिला या लड़की के पुराने कपड़े नहीं मिले, तो ये सारी बातें जो है लीप अप होती है। इस घटना को सांप्रदायिक मोड़ भी देने की कोशिश की गई, जिससे लोगों का ध्यान इस घटना से हटे। 5 अक्टूबर को खबर आई कि हाथरस कांड इस्लामिक मुल्कों की फंडिंग से हुआ है। प्रदेश की सरकार भी विदेशी फंडिंग की बात कर रही थी। अब जैसा कि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय साजिश का इतना बड़ा ढकोसला पीटा जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत होने चाहिए। ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए पीएफआई की तरफ से आए। अब 100 करोड़ रुपए आए तो कैसे आए? ड्रोन से चलकर आए, या वो जो है कैश में आए, या वो किसी के बैंक अकाउंट में आए, या ई ट्रांसफर से आए, किस तरह से आए? अब जब फैसला किया गया है कि सीबीआई से जांच होगी, तो जांच में कितना इंसाफ मिल पाएगा इसमें भी संदेह है,
क्योंकि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। पूरा का पूरा प्रशासन दबंगों के साथ खड़ा हुआ है। वह ठाकुर और ब्राह्मणों का गांव है, कुछ कुम्हार वहां रहते हैं और सिर्फ 4 वाल्मीकि परिवार हैं। इन 4 वाल्मीकि परिवारों के ऊपर जिस तरह का दबाव बना रखा है, जिस तरह से सरेआम उनकी बेटी को जला दिया गया पेट्रोल डालकर एक लावारिस लाश के तौर पर, और इस बहाने पूरे पुलिस प्रशासन और योगी सरकार ने सोचा कि वह सबूत को मिटा देंगे और अगले दिन ही पुलिस के आला अधिकारी बोलना शुरू कर दिए कि कहीं बलात्कार नहीं हुआ है। और तब से लेकर आज तक देख लीजिए, जो पूरा का पूरा सीक्वेंस चल रहा है, पूरा की पूरा घटनाक्रम चल रहा है, वह यह है कि लड़की के परिवार को ही दोषी बना दिया जाए, विरोध को साजिश बना दिया जाए। वो इलाके में ये बार बार एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि दबंगों का और पीड़ित लोगों का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा वास्तव में जो है वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है उसमें अगड़े और पिछड़ों का झगड़ा था, और उसमें पिछड़ों ने झूठ बोलकर इकट्ठे होकर जो है अगड़े लोगों को फंसाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है क्षत्रिय सेना के लोग कहते हैं कि हम जो है अब जो नवरात्रे आ रहे हैं उसमें जो है एक यात्रा निकालेंगे और उस यात्रा में ये कहेंगे कि हमारे लड़कों को फंसाया जा रहा है। यानी फंसाने का मतलब ये है कि आप बलात्कार भी करो, आप लोगों की जान भी ले लो और फिर ये कहो कि हमें जो है जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये एक तरह से यूपी में जात पात की राजनीति करने का सबसे घृणित चेहरा है। हाथरस की जो घटना है, उसका जो भयंकर स्वरूप है, उसकी जो भयंकर प्रकृति है, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक निंदा हुई है, उस व्यापक निंदा की व्याख्या साजिश के रूप में कर देने की प्रतिभा केवल उत्तर प्रदेश सरकार की हो सकती है। हाथरस में प्रताड़ित परिवार दलित है और उसका झगड़ा ठाकुरों से था। प्रदेश में मुख्यमंत्री भी ठाकुर है, तो ठाकुरों का राजनीतिक रूप से अपने वर्चस्व को दिखाना स्वाभाविक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 46 डीएम और एसएसपी एक ही जाति के, इसका भी गलत संकेत जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है हमारे मुल्क की। हम ये रियलिटी है कि यहाँ पे अभी भी जिसे कहते हैं वर्चस्व जो है वो ऊंची जातियों का है, या अगर हम कास्ट की उसमें बात कर रहे हैं, अगर हम जेंडर की बात कर रहे हैं, तो अभी भी हमारी सोसाइटी बहुत फ्यूडल और बहुत पैट्रियार्कल है, जहाँ पे औरतों को बिल्कुल दबा के रखा जाता है। किसी भी राजनीतिक दल में सवर्णों ने जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या पिछड़े हुए लोग हैं या महिलाएं हैं, उनको कोई उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया है। 10% भी ऑफिस बेरर आपको जो है दलों में और उनके संगठनों में दलित नहीं मिलेंगे, SC/ST के नहीं मिलेंगे, महिलाएं नहीं मिलेंगी। जो दलित भाजपा सांसद हैं या जो उनके जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनके जो सांसद और विधायक हैं, उनका जवाब हाथरस के जो सामूहिक बलात्कार और क्रूर हिंसा के सामने क्या रहा है? एक मौन। तो इस मौन ने दलित रिप्रेजेंटेशनल पॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है। बल्कि दलित पॉलिटिक्स पे ही क्यों, आप महिला सांसदों को भी देख लीजिए। यूपी में करीब 11 महिला सांसद हैं और 38 महिला विधायक हैं, और इनमें से कई लोगों ने तो रिकॉर्ड पे आके कुछ कहने के लिए ही बिल्कुल मना कर दिया है, और जो दूसरी हैं उन्होंने कुछ ये कहा है कि हाँ, समाज में बुरे तत्व तो होते ही हैं और किसी भी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। कुछ ने ये तक कहा है कि जो ये हाथरस कांड हुआ है, इसके लिए बसपा सापा के ज़माने में जो पुलिस अधिकारी नियुक्त हुए थे, ये उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो स्टेट में बैठे हुए हैं, जो MPs हैं, जो MLAs हैं, जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, उनके जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनसे समाज पे असर पड़ता है। अभी एक बीजेपी के जो भी हैं वो मंत्री हैं, क्या हैं, बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने ये कहा कि ये लड़कियां ऐसे खेतों में ही क्यों पाई जाती हैं और धान के खेत में क्यों नहीं पाई जाती। उनसे कोई ये पूछे कि भाई ये लड़के जो हैं ये धान के खेत में जाके क्यों नहीं बदतमीज़ी करने की कोशिश करते। इसीलिए ना कि दिखाई दे जाएंगे और पकड़े जाएंगे, इसीलिए लड़की को घसीट के ले जाते हैं बाजरे के खेत में कि बाहर से दिखाई ना दे। तो ये पूरी सोच ही ये है। दूसरा ये कहता है कि ये कपड़े ऐसे पहनती हैं, तीसरा कुछ और कहता है। एक साहब ये कह रहे हैं कि उसके संस्कृत के मंत्र पढ़ो तो रेप नहीं होगा। अब निर्भया के टाइम किसी ने ये कहा था कि उसको कहती भैया कहती तो छोड़ देता। मतलब जब आपके समाज में जिनको आप जो
जो पॉलिटिकल सोच इस वक्त इस देश को चला रही है और जिसकी फॉलोइंग है ठीक ठाक इस मुल्क में, जब उनके नेता ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है और लड़की का ही दोष है, तो आप समाज बदलेंगे कहाँ से? हाथरस में पिछले दिनों जिस तरह से जघन्य कांड हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हिंदुस्तान में रेप जो है एक तरह से अपनी दबंगई, अपना सामाजिक प्रतिनिधित्व और अपनी हैसियत को जताने का दर्जा बन गया है। आगे का रास्ता क्या है और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, इस सवाल के जवाब के लिए हम उस क्षण पे वापस जाएं जब बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रेजेंट कर रहे थे, और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि जहां राजनीतिक क्षेत्र में नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है उसको अपहोल्ड किया जा रहा है, उसको बढ़ोतरी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव और असमानताएं कायम हैं। तो ये जो विरोधाभास है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में न्याय और समानता लागू करने का जो राज्य का दायित्व है, जब तक राज्य उस दायित्व को पूरा नहीं करता, तब तक ये इस तरह की जो हिंसा है और जातिगत जो भेदभाव है, ये चलता रहेगा, ये कायम रहेगा। हिंदुस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स है पिछले साल की 2019 में 87 रेप्स पर डे का स्टैटिस्टिक्स है, और उस 87 में से 11 रेप्स जो हैं वो दलित महिलाओं के हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी हाई परसेंटेज। सो दलित महिलाओं के ऊपर मतलब जो एज वुमन जो उत्पीड़ना है वो तो है ही, उत्पीड़न जो है वो तो है ही, लेकिन क्योंकि वो दलित महिला है इसलिए उसके ऊपर अत्याचार ज़्यादा होता है और सेक्सुअल असॉल्ट भी ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि इस समय भारत में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट केस चल रहा है वह हाथरस है, क्योंकि हाथरस में अगर वह बच्ची हार जाती है, वह लड़की हार जाती है, उसका परिवार हार जाता है, दलित अस्मिता हार जाती है, तब शायद योगी और मोदी सरकार पूरे देश भर में इसी तरह से इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की इम्प्यूनिटी हासिल कर लेगी। किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि मांग सबसे पहले होनी चाहिए कि अब इस अपराध के साक्ष्य को मिटाने का काम पुलिस ने क्यों किया, क्यों लाश जलाई गई रातों रात, क्यों परिवार को साथ नहीं लिया गया, और उसके बाद किस तरह से जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं उनको पंचायत करने दी जा रही है, घर के सामने इकट्ठा होके वे किस तरह से धमकी दे रहे हैं। यह इस समय का सबसे बड़ा सवाल है, और हाथरस का यह गांव, बुलगड़ी गांव, बहुत देर तक भारतीय राजनीति में जलते हुए सवाल हमारे सामने पेश करता रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टू कल्चर कोलाज।